हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 12। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग लेक्चर नंबर 11 तक इसके कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने लेक्चर 11 तक कंप्लीट कर लिया है तो आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मोल कंसेप्ट चैप्टर से सॉल्व हो रहे होंगे, जो कि PYQs में पूछे जा चुके हैं। थोड़ा बहुत ये चैप्टर और बचा है जिसके अंदर हम लोग कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वैसे तो छोटे कंसेप्ट्स हैं लेकिन उनके ऊपर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ऐसा ही एक टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, देखो लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है लिमिटिंग। कोई चीज़ ऐसी है ना जो कि क्या कर दे, किसी चीज़ को लिमिट कर दे, किसी चीज़ को क्या करे, रोक दे कहीं पे ना। तो वही काम यहाँ पर होगा। और रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट बेसिकली वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मान लो कि भाई कोई रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, मान लो A को मिलाया और B को मिलाया और सामने क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, हाइड्रोजन गैस को हम मिलाएंगे, ऑक्सीजन गैस को मिलाएंगे, तो फाइनली क्या बनता है, वाटर बनता है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ना, सबको पता है। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट होता है कि वो वाला रिएजेंट, यानी वो वाली चीज़ जो कि रिएक्शन मिक्सचर में कम थी, ठीक है, वो वाली चीज़ जो कि रिएक्शन मिक्सचर में कम थी। अब ऐसा मान लो बच्चों कि मान लो आप लोग कहीं पर गए और आपने आज मतलब मस्त सोचा कि आपका नीट वीट का एग्ज़ाम निकल गया, तो आपने सोचा कि चलो यार आज तो मस्त पार्टी वार्टी देंगे दोस्तों को, ठीक है, या फिर आज पूरा मतलब गली में भंडारा कर देंगे एकदम, ठीक है। अब भंडारा करने आप लोग गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने सोचा कि चलो यार आज तो कढ़ी चावल बांटते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई, आपने मतलब कढ़ी चावल बनाए, ठीक है, आपने बनाए कढ़ी चावल, आपने देखा कि भाई कढ़ी तो आपके पास थोड़े समय तक आप बांटते रहे कढ़ी चावल, पर आपने देखा कढ़ी तो आपके पास बहुत सारी बच गई और चावल ख़त्म हो गए, ठीक है। और इस सिचुएशन में होगा क्या कि आपके पास कढ़ी चावल नहीं बांट सकते आप, है ना। आपके पास भले ही कितनी सारी कढ़ी बच गई हो लेकिन आप कढ़ी चावल नहीं बांट पाओगे। या मान लो आप दाल चावल बांटने गए, ठीक है, दाल चावल भी अगर बांटने गए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आपके पास चावल बचे रह गए, दाल खत्म हो गई, तो आप दाल चावल नहीं बांट पाओगे। तो मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनना था फाइनल, है ना, जो चीज़ आप फाइनल बनाने वाले थे वो चीज़ तो नहीं बना पाए, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होती है, वो चीज़ जो पहले ख़त्म हो जाती है ना, और वो चीज़ जो पहले ख़त्म हो गई वो क्या करेगी, पूरी पार्टी का सत्यानाश कर देगी। तो वही चीज़ होगी, मान लो कि आपने पूरी सब्जी बांटने का सोचा था, ठीक है, और हो गया काम, मान लो पूड़ी ख़त्म हो गई या सब्जी ख़त्म हो गई, तो ना तो वो पूड़ी फिर बचेगी किसी काम की, ना फिर वो सब्जी किसी काम की बचेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट का आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे, यानी वो वाला रिएक्टेंट जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन के टाइम पे, वही क्या होता है हमारा क्या होता है, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा वाला बच जाता है उसे आप क्या बोलोगे, तो एक्सेस में है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, पर उस एक्स्ट्रा का कुछ कर तो सकते नहीं हो, उससे प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते, ठीक है। अब मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ कि नहीं नहीं कड़ी बची है मेरे पास लेकिन मैं कड़ी चावल बांट दूंगा, भाई मुझे और बनाने पड़ेंगे चावल तभी बांट पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, रिएक्शन को कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको समझ में आया होगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है कंप्लीटली, और इसी के हिसाब से क्या होगा, इसी के हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड होगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट की हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग ए रिएक्शन, भाई एक रिएक्शन में पूरा खत्म हो गया, ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ठीक है, एक रिएक्शन के अंदर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट में लिख देता हूँ LR, ठीक है, शॉर्ट में हम कई बार इसको यूज करेंगे LR, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिव रिएजेंट। एंड सॉल्यूशन लेफ्ट आफ्टर इज कॉल्ड
एक्सेसिव रिएजेंट। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि लिमिटिंग रिएजेंट की आपको ये समझना है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, वही प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है। भाई जो चीज़ पहले ख़त्म हो गई उसी की वजह से क्या होगा, आप प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। सिंपल सी बात है, नहीं तो दूसरा तो आपके पास बहुत सारा रखा था, आप बना लो प्रोडक्ट अगर आप बना सकते हो तो, लेकिन आप नहीं बना सकते। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर ही क्या बनना है, वाटर बनना है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन गैस आपके पास रखी है, बहुत सारी रखी है, लेकिन ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई, तो क्या आप वाटर बना पाओगे? नहीं बना सकते। तो सिंपल सी बात है, आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक भी चीज़ अगर ख़त्म हो गई तो वो क्या करेगी, रिएक्शन को लिमिट कर देगी, उसके बाद रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है ना कि लिमिटिंग रिएजेंट आप निकालोगे कैसे, आपको ये तो पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, ठीक है, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट को निकालोगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके को अगर आपने सीख लिया तो फिर आप कोई भी रिएक्शन में देखते बता दोगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। टू डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट, देखो सीधा सा फंडा है, लिमिटिंग रिएजेंट आपको निकालना है। आप क्या करो, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी जितने भी मोल्स आपको रिएक्टेंट के गिवन हैं उसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो किससे, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट याद है क्या होता है? अरे जो रिएक्शन में आगे लिखा होता है ना, रिएक्टेंट के आगे जो लिखा जाता है वही क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे ये जो है ये क्या है इसका, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है और उसके अलावा तो नंबर लिखा ही होगा, फिर कोई परेशानी नहीं है, हम लोग आसानी से देख लेंगे। डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यही क्या होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का तरीका। अब देखो आप क्या करोगे, मान लो पहला रिएक्टेंट ये था, दूसरा रिएक्टेंट कुछ और होगा, तो आपने एक के लिए निकाली वैल्यू, फिर आप यही वैल्यू दूसरे के लिए भी निकाल लो। अगर आपने देखा कि पहले के लिए वैल्यू बड़ी आ रही है, मान लो पहले के लिए वैल्यू लेट से आ गई 4 और दूसरे वाले के लिए आ गई 2, तो आप क्या बोलोगे, दूसरा वाला है बेकार है ना, दूसरे वाले का कोई यूज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, मतलब 4 वाला जो है बच जाएगा, ठीक है, जो दूसरा वाला है वो क्या करेगा, पहले वाले को बेकार कर देगा। तो आप क्या देखोगे, गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसके लिए वैल्यू बड़ी आई वो बेचारा रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा रह जाएगा, जबकि दूसरा वाला जो है ख़त्म हो जाएगा और हम प्रोडक्ट आगे नहीं बना पाएंगे। चलिए फटाफट से, अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है 64 ग्राम O2 एंड 10 ग्राम हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट, यानी कि हमने क्या किया, 64 ग्राम O2 और 10 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने दिया। फिर हमसे पूछा गया है डिटरमाइन लिमिटिंग रिएजेंट और डिटरमाइन मास ऑफ वाटर फॉर्म। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को डिवाइड कर दो किससे, बैलेंसिंग कोफिशिएंट से, हमारे पास निकल कर आ जाएगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। पर वहाँ पर क्या था, मोल्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, मास। तो क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में अगर मास को कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो चलिए फटाफट से हम इस काम को कर लेते हैं। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सीधे सीधे भी हम निकाल सकते हैं, आप चाहें तो दोनों को पहले लिख लीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होने वाले हैं, गिवन मास कितना 64 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा 16 2 ज़ा 32। तो इसका मतलब इसके मोल कितने आ गए हमारे पास, 2 मोल आ गए। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर क्या होगा, गिवन मास 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना 1 × 2 2, यानी कि यहाँ पर आ गए 5 मोल। अब इसको देख के सीधे सीधे खुश मत हो जाना कि ये तो 5 मोल है, ये 2 मोल है, इसका मतलब ये वाला कम है, तो ये वाला कम है तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो यही होगा। ठीक है, ऐसा मत करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, भाई किसके कितने मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो तो पता लगा लो पहले। टू H2 + O2
प्लस 2H2O। ये ठीक ऐसी है, मान लो कि भाई सिंपल सी बात है, अगर हॉस्टल में खाना बट रहा है ना, हॉस्टल में जब खाना मिलता है ना, तो क्या होता है, मान लो रोटी आपको दे रहे हैं 2, अगर मान लो लड्डू भी बनाए तो लड्डू कितने देंगे, अगर मान लो 100 लड्डू हैं, ठीक है, और 100 लड्डू हैं और क्या है 200 चपाती है, या फिर ऐसा मान लो 100 लड्डू हैं और 150 चपाती है, ठीक है। एक बच्चे को, अब आपने देखते बोल दिया कि सर लड्डू तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ओ सॉरी आपने बोल दिया कि सर हाँ लड्डू तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पूरी कहानी सुनो। पूरी कहानी ये है कि हर एक बच्चे को 2 चपाती देनी है और 1 लड्डू देना है। तो बेटा अगर 2 चपाती और 1 लड्डू दोगे हर एक बच्चे को, तो मुझे एक बात बताओ कौन पहले ख़त्म होगा। भाई 150 चपाती हैं, 150 बटे 2 75 चपाती पहले ही ख़त्म हो जाएंगी, तो 75 लड्डू मिलेंगे, लड्डू बेचारे पड़े रहेंगे और बच्चे क्या होंगे, बच्चों को चपाती मिल ही नहीं पाएगी। तो चपाती वहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका मतलब पहले ये देखो कि कौन कितना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करना सीधे सीधे कि सर इसके मोल ज़्यादा है इसके मोल कम है, ऐसा मत करके कर देना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कितना चाहिए, एक्चुअली में कितनी रिएक्शन हो रही है। चलो अब देखें, अब निकाल लेंगे हम। आप चाहो तो इसके ऊपर ही लिख दिया करो सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हमने 5, ठीक है, लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय, अब क्या करोगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलना, जहाँ रिएक्शन को आपने बैलेंस करना भूल गए वहीं आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो 5 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2, इसका मतलब ये तो कितना आया 2.5, ठीक है। और दूसरा देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें, चलो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने 2 डिवाइडेड बाय ये कितना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ही Lr है। तो आप एक लाइन में लिख दोगे ऑक्सीजन क्या है हमारा Lr है, तो आपको पता लग गया Lr कौन है, ऑक्सीजन। अब ये आपके पास आंसर आ चुका है। एक चीज़ और करना, बच्चे एक और जगह पे यहाँ पे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि सर ये 2 हैं तो इसके हिसाब से देख लो कौन कितना बनेगा, ठीक है। पर आपको एक्चुअली में इसके हिसाब से नहीं देखना होता, आपको देखना होता है यहाँ पर कितने मोल्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर अभी तो सेम आ गया भाई, 2/1 आया 2 ही आ गया, लेकिन मान लो यहाँ पर 2 होता तो 2/2 ये तो 1 हो जाता। ये तो केवल हमें ये समझने में हेल्प कर रहा है कि कौन किसके साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, पर आप जब प्रोडक्ट निकालने जाओगे तो आप इस मोल के हिसाब से ही निकालोगे। अच्छा मुझे बताओ, अब आप प्रोडक्ट देखने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, इसका या फिर इसका। भाई जो पहले ख़त्म हो गया उसका इस्तेमाल करोगे, यानी चपाती का इस्तेमाल करोगे, चपाती है हमारी, ठीक है। तो देखो 1 लीटर, भाई इसका अगर 1 लीटर होता है, या फिर हम लोगों को मोल में गिवन है तो मोल में ही ले लेते हैं। इसका अगर 1 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल वाटर के बना रहा है, 1 मोल इसके 2 मोल बना रहा है, तो 2 मोल वाटर बना रहा है। तो मुझे ज़रा बताओ कि इसके अगर हमें 2 मोल गिवन है तो वाटर कितना बनेगा, 2 × 2 मोल बनेगा, इसका मतलब 4 मोल वाटर बनेगा। और 4 मोल वाटर का मतलब समझते हो, मास हमसे पूछ रहा है ना, मास निकालो भाई। मास के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलर मास से। 4 × कितना होगा वाटर, H2 यानी कि हाइड्रोजन 2, 2 + 16 18, तो 18 यानी कि 18 4 कितना हो जाएगा 72 ग्राम। 72 ग्राम वाटर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए फटाफट से आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। चलिए कर लिया ट्राई। नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन गिव्स राइज टू 2 अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, हेवर्स प्रोसेस। 30 लीटर नाइट्रोजन एंड 20 लीटर हाइड्रोजन आर अलाउड टू रिएक्ट, डिटरमाइन। फर्स्ट पूछा गया हमसे लिमिटिंग रिएजेंट, सेकंड हमसे पूछा गया डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड,
और थर्ड हमसे पूछा गया डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। हम नंबर ऑफ मोल्स से निकालना जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप इस रिएक्शन को सबसे पहले तो लिखिए, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2 अमोनिया। आपको एक चीज़ याद होगी कि जब STP पे हम कंडीशन लेते थे तो हर एक गैस का जो 1 मोल है उसके अंदर 22.4 लीटर ही होता था। तो इसका मतलब आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर की आप कंडीशन लोगे तो हर एक गैस के जितने भी मोल आप लोगे उसके अंदर सेम ही वॉल्यूम आने वाला है। तो इसका मतलब आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, मोल की जगह पर वॉल्यूम से ही रिलेशन निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सीधे सीधे इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसका 30 लीटर नाइट्रोजन जो है 20 लीटर हाइड्रोजन से अगर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर इसका 30 मोल नाइट्रोजन होता और इसका 20 मोल हाइड्रोजन होता तब भी ये इसी तरीके से रिएक्शन हो रही होती। ठीक है, तो हर एक बार आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सेम ही तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मान लो इसका 1 मोल है तो इसका 3 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका 1 लीटर अगर है तो इसका 3 लीटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए अगर, तो आप चाहे तो यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, लीटर ही लेकर रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, पर वो तरीका आपको बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि आप पहले मोल में निकालेंगे और उसके बाद वॉल्यूम आपसे पूछा गया है तो फिर आप वापस से उसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन हम लोगों से बोला गया है, तो यहाँ पर कितना गिवन है हमें, ये 30 लीटर गिवन है और ये कितना गिवन है, 20 लीटर गिवन है। मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले ऊपर ही लिख लो, रिएक्शन में ऊपर ही लिख लो। क्या करो यहाँ पर जितना भी ये अमाउंट गिवन है, क्योंकि यहाँ पर हमने लीटर और मोल, हमने इतना समझ में आ गया है हमें कि लीटर और मोल यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप क्या करो, सीधे सीधे ऊपर लिख दो 30, क्योंकि लीटर है वो सेम ही क्वान्टिटी है, दोनों में बराबर है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मास लेते तो अलग हो जाता, क्योंकि मॉलिकुलर वेट से जब हम मल्टीप्लाई करते तो चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पर 1 होता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर कौन होता है, 1 होता है। तो 30 डिवाइडेड बाय 1 और 3 हाइड्रोजन, अब यहाँ पर देखो 20 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 3। क्यों, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 3। तो इसका मतलब आपके पास एक चीज़ तो निकल कर आ गई कि ये है 30 और ये है 20/3। आपको क्लियरली पता है कि 30 बड़ा है किससे, 20/3 से। तो इसका मतलब इसके नीचे लिख दो बिल्कुल कि ये क्या है, LR है। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर कौन है। देखो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म, अमोनिया का वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। इतना तो हम जानते ही हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रोडक्ट को निकाल पाते हैं। भाई जितना लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर अगर इसका 3 लीटर होता तो इसका कितना लीटर बन रहा था, 2 लीटर बन रहा था। तो बेटा अगर इसका हमारे पास 20 लीटर है तो ज़रा मुझे बताओ कि इसका कितना लीटर बनने वाला है, 2/3 इंटू 20, यानी कि 40/3 लीटर अमोनिया जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इतना क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। थर्ड हम लोगों से पूछा गया है डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के बाद कितना रिएजेंट बच जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। देखो वो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर अगर आप 3 लीटर हाइड्रोजन लेते हो, 3 लीटर हाइड्रोजन ये कितने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, 1 लीटर के साथ। तो 3 लीटर अगर 1 लीटर नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब 20 लीटर कितने से रिएक्ट करने वाला है, 20 लीटर रिएक्ट करेगा 1/3 गुना 20 लीटर नाइट्रोजन। इसका मतलब ये तो वो अमाउंट है नाइट्रोजन का जो कि खर्च हो गया, क्योंकि इतने ने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लिया। तो बचेगा कितना भाई, टोटल कितना था 30, खर्च कितना हुआ 20/3। तो इसका मतलब बचेगा कितना नाइट्रोजन लेफ्ट,
वो होगा 30 माइनस 20/3 है ना, और 3 3 90, 90 माइनस 20 यानी कि 70, 70/3, 70/3 लीटर आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ पर बच जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, Zn plus HCl gives rise to ZnCl2 plus H2. Calculate volume of hydrogen produced at STP if 0.1 mole zinc reacts with 0.1 mole HCl. देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग सबसे पहले क्या करिए, रिएक्शन को लिखिए जिंक प्लस HCl। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप गिवन चीज़ें लिख लीजिए। गिवन चीज़ें लिखने के बाद आप ये लिखिए कि क्या आपको फाइंड करना है। आपके आधा क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें आपको गिवन है तो इसका मतलब उससे रिलेटेड आपको दिमाग लगाना है। और उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ क्या दे दिया गया, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं, गिवन हो गया है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन में बता दिया कि ये चीज़ आपसे पूछी गई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। और इतना आपको समझ में आ गया है तो बस आपको उसमें फॉर्मूला फिट करना है। जिंक प्लस HCl गिव्स राइज टू ZnCl2 प्लस H2। देखो यहाँ पर आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने ऐसा किया होगा, 0.1 मोल जिसने भी क्वेश्चन ट्राई किया है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर इसका 1 मोल इसका 1 मोल से रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बना देता है, इसका 0.1 मोल इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करेगा तो इसका 0.1 मोल बना देगा। पर ये बात सरासर गलत है। देखो आप लोगों ने जो आंसर दिया है, जिसने भी आंसर दिया है, इस चीज़ को पहले समझो कि आप लोग ये जो आंसर दे रहे हो ये अधूरा आंसर है। क्यों अधूरा आंसर है? क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बोली थी कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। बिना बैलेंस की हुई रिएक्शन के अंदर आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालने मत चले जाना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिंक प्लस HCl गिव्स राइज टू ZnCl2 प्लस H2। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन 2 है जबकि यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है, ये तो बराबर है, लेकिन बाकी हाइड्रोजन और क्लोरीन बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना है अगर, तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 जिंक, यानी कि दोनों के दोनों बराबर हो चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पर, अब इसका 0.1 मोल गिवन है, इसका 0.1 मोल गिवन है, लेकिन इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है। ठीक है, बात को ये चीज़ समझो। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको वैसे भी दिख चुका होगा, पर फिर भी हम लोग फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से बनी रहे। देखो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे, कितना है 0.1 जिंक के लिए, डिवाइड करोगे किससे, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। 0.1/1, इसमें देखो 0.1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर तो कुछ है, कितना है 2 है, 0.1/2, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ये छोटा नंबर है। इसका मतलब HCl ही हमारे पास क्या होने वाला है, लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है। तो इसी के हिसाब से आप लोग देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसका 2 मोल लेते, 2 मोल HCl कितना मोल हाइड्रोजन का बनाने वाला था, 1 मोल बनाने वाला था, और STP की कंडीशन बोली गई है, तो 1 मोल का मतलब आप जानते हो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। लेकिन समस्या ये है कि आपको 2 मोल गिवन ही नहीं है, आपको गिवन क्या है, 0.1 मोल गिवन है। कोई बात नहीं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। 0.1 मोल HCl क्या कर दोगे, 22.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से ये डेसिमल हटाना चाहो तो हटा लो, नहीं तो ऊपर भी रख के सॉल्व कर सकते हो। ये होगा 112, 2 पे जाने के बाद है ना, तो आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, 1.12 लीटर। ये आपका इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो चीज़ हमने करी है, ये जो है ना, दरअसल
इसी को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ईडियोमेट्री के नाम से, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो चलिए पहले एक काम करिए, सबसे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक फ्रेश पेज से इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट को, ईडियोमेट्री। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेशंस की जाएंगी किसके बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ गैसेस के बेसिस पे। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, वॉल्यूम ऑफ गैस दे दे और आपसे किसी दूसरी गैस का वॉल्यूम पूछ ले, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी गैस का वो आपको मोल दे दे और दूसरी गैस का वॉल्यूम पूछ ले। ऑब्वियस सी बात है, वो कंडीशन वो बता देगा, STP है क्या है, ठीक है। कंडीशन बताएगा आपको, उसके हिसाब से वो आपसे कैलकुलेशंस करवाएगा। तो देखिए कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन, सबसे पहले ईडियोमेट्री का मतलब क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। दरअसल क्या है कि बहुत पहले के टाइम में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था गे लुसैक, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, गे लुसैक। उन्होंने क्या बोला कि जब वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, जैसे कि कोई सी भी गैस आप मान लो, हाइड्रोजन या क्लोरीन आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो ये एक सिंपल रेशो में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर जो प्रोडक्ट भी ये बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक सिंपल रेशो में बनाते हैं। सिंपल रेशो मतलब क्या होगा, जैसे कि होल नंबर जो होते हैं 1:2:3, 2:3:4, है ना, 4:3:5, कुछ भी हो सकता है, XYZ कोई भी रेशो हो सकता है, लेकिन वो सिंपल होल नंबर रेशो होना चाहिए। तो ये बात अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये तो सर बहुत ही आसान बात है ना, आपको लग रहा होगा कि हम तो जानते हैं सर कि अगर एक सेम कंडीशन दे दी जाए तो हम जानते हैं कि हर एक मोल में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम होने वाला है, तो उसके हिसाब से तो सर सिंपल रेशो में ही रिएक्शन होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उस समय पे ये चीज़ें इतनी कॉमन थी नहीं, ठीक है। उस समय पे बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज थी नहीं, उस समय पे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो उस समय के हिसाब से गे लुसैक का जो ये नियम था, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर था रिएक्शंस में कैलकुलेशंस करने में, या फिर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर तो उसमें भी ये कैलकुलेशंस में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता था। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ, कई बार आप लोगों को सीधे सीधे ये स्टेटमेंट ही लिख के पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस विच रिएक्ट विद ईच अदर, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है विद ईच अदर, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म्ड होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, ये हमेशा क्या होने वाले हैं, एक सिंपल रेशो में होने वाले हैं, इज इन सिंपल रेशो। और ये किसने बोला था, गे लुसैक ने बोला था, गे लुसैक्स लॉ, ठीक है। ये क्या है, गे लुसैक्स लॉ। जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, 2 अमोनिया गैस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो मोल्स की अगर मैं बात करूँ तो मोल्स की रेशियो आप जानते हो क्या होगी, यहाँ पर 1, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1, इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल बना रहे हैं, तो 1:3:2 होने वाला है, किसके लिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। लेकिन अब आप ये चीज़ भी तो जानते हो कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर सबका वॉल्यूम भी बराबर होने वाला है, तो अगर वॉल्यूम भी सबका बराबर होने वाला है तो इसका मतलब यही रेशो किसकी हो जाएगी, वॉल्यूम की भी हो जाएगी। वॉल्यूम रेशो क्या होने वाली है, 1:3:2। यही बात किसने बोली, गे लुसैक ने बोली, ठीक है। यही बात किसने बोली, गे लुसैक ने बोली कि जो वॉल्यूम का रेशियो है वो किस में होने वाला है, एक सिंपल रेशियो के अंदर होने वाला है। चलिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो
थोड़ा सा और हम इसको देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, कंबशन कर रहे हैं बेसिकली हम। जब हम जलाते हैं इसको तो क्या मिलता है हमें, CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड, ये हमें ऑब्टेन होता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लें, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर कितने हाइड्रोजन 4, इधर कितने हाइड्रोजन 2, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब इधर देखो, इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन 2, तो इसका मतलब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो इसका आप देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि इसका अगर आप 1 लीटर लेते हो, इसका कितना लगेगा 2 लीटर लगेगा, और इसका अगर आपने 1 लीटर लिया, इसका आपने 2 लीटर लिया, तो आपको मिलने वाला क्या है 1 लीटर इसका मिलेगा। और ये तो लिक्विड में है तो इसलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं किसकी, वॉल्यूम की, और गैस के सामने लिक्विड का वॉल्यूम तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, क्योंकि गैस क्या होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है चारों तरफ। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी गैस लीक होती है ना, तो वो क्या करती है पूरे कमरे में एक्वायर कर लेती है, पूरे कमरे में फैल जाती है ना। जबकि लिक्विड अगर थोड़ा ज़्यादा भी होगा, अगर मान लो 10-20 लीटर भी होगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि अगर मान लो लिक्विड गिर भी गया तो वो पूरा थोड़ी ना कि पूरा रूम ही कवर कर लिया उसने, बहुत ज़्यादा उसके लिए लिक्विड चाहिए। ठीक है, तो लिक्विड इसका मतलब आप लोगों का वॉल्यूम क्या है, काफ़ी कम लेता है, लेकिन गैसेस जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लेती हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी भी अगर गैस अगर क्या होती है लीक होती है कहीं पर, तो वो क्या करती है चारों तरफ फैल जाती है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके। C2H4 प्लस O2, इसका भी कंबशन कर दें, जला दें इसे भी। यहाँ पर क्या बनेगा कंबशन में, CO2 गैस प्लस वाटर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर फिर से बैलेंस करें, कार्बन कितने 2, यहाँ पर कार्बन कितना 1, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, तो इसका मतलब इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4 और 2, इसका मतलब 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तक आप समझ गए होंगे, इसका 1 लीटर अगर आप लोगे तो इसका 3 लीटर आपको रिएक्शन कराने के लिए लेना पड़ेगा, और इसका 2 लीटर आपको मिलेगा। तो देखो हमेशा ये किस में आ रहे हैं, एक सिंपल रेशियो के अंदर निकल कर आ रहे हैं। कोई भी ऐसी रिएक्शन होगी आपका हमेशा किस में निकल के आएगा, एक सिंपल रेशियो के अंदर निकल कर आएगा। चलिए फटाफट से इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम और करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ C2H4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 30 लीटर ऑक्सीजन, यानी कि C2H4 का कितना वॉल्यूम लगने वाला है किसके साथ रिएक्शन करने में, 30 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में। देखो हम लोगों ने पहले भी सीखा था कि हम लोगों ने क्या किया था, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट इस रिएक्शन की बैलेंसिंग की थी, तो आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर कितने कार्बन हो जाएंगे 2, तो डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसका मतलब इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। तो अब देखो आपको पता लग रहा है कि इसका 1 लीटर अगर आप लेते हो तो इसका कितना लीटर लगता है, 3 लीटर लगता है। अब सिंपल सी बात है कि अगर 3 लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसके साथ, 1 लीटर C2H4 गैस के साथ, 1 लीटर C2H4 गैस के साथ, तो हमसे पूछा गया है 30 लीटर के साथ कितना रिएक्ट करेगा। देखो 30 लीटर के साथ कितना रिएक्ट करेगा भाई, 1/3 गुना 30, यानी कि 10 लीटर C2H4 गैस, यानी कि 10 लीटर C2